चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। लेक्चर नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं और हिस्ट्री क्लासेस के अंदर जो लाइव क्लासेस हमारी हैं उसके अंदर आज हम प्री मॉडर्न पीरियड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे रूपम ज्वाइन कर चुके हैं। गुड इवनिंग। सोनू तिवारी इज हियर। गुड इवनिंग। संदीप ने ज्वाइन किया है। भरत गुप्ता आ चुके हैं। एक बार फीडबैक दीजिएगा कंसर्निंग ऑडियो एंड द वीडियो, दोनों चीज़ें आप तक क्लियर तरीके से पहुंच पा रही है कि नहीं। ऑडियो वीडियो क्लियर होता है तो फिर हम यहाँ पर अपने लेक्चर को कैरी ऑन करेंगे। ओके। ओके, राजेंद्र भी ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए, सोनू ने कह दिया बोथ आर गुड। डिस्कशन करते हैं। आज मैं आपको पहले अपने टॉपिक्स बता देता हूँ जो डिस्कस करेंगे प्री मॉडर्न पीरियड के अंदर। हम जनपद्स के एवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। वेरियस मगध एम्पायर के जो किंग्स थे उनके बारे में जानेंगे। नंदा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन को लेकर भी हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें, एंड देन मौर्यन डायनेस्टीज के बारे में भी हम धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन शुरुआत हमारी होगी वो होगी पिछले लेक्चर की रिवीजन को लेकर। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मिशन यूपीएससी 2022 जो है उसको ज्वाइन कर लिया होगा, एंड इसी वजह से आप लाइव क्लासेस देख पा रहे होंगे जिसमें ये पूरा प्रोग्राम हमारा जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस का रहता है। लास्ट में हमने क्या डिस्कशन किया था, याद होगा आपको, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो जल्दी से यहाँ पे रिवाइज करते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर हमने क्या देखा था, कैसी सोसाइटी थी वैदिक सिविलाइजेशन। पहले 5 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, फिर अपने प्रेजेंट लेक्चर के ऊपर चलेंगे। जल्दी से बताइए, वैदिक सिविलाइजेशन में सोसाइटी किस तरीके की थी। सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल। क्या चाइल्ड मैरिज थी? नो, चाइल्ड मैरिज फैशन में नहीं थी। क्या मैरिज के लिए फ्रीडम दी जाती थी? देखिए, अर्ली वैदिक फेथ चल रहा है और अर्ली वैदिक फेथ के अंदर चीजें जो थी वो फेवरेबल थी। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर चीजें थी वो क्या थी, वो फेवरेबल थी। तो इसी वजह से यहाँ पर फ्रीडम जो है वो भी मैरिज के अंदर मिलती थी। ठीक है, यहाँ पे पैट्रियार्कल, सोनू ने करेक्ट आंसर दिया, राजेंद्र का भी आंसर करेक्ट हो जाता है। फिर हमने यहां से आगे बढ़ना शुरू किया और देखा कि आर्यंस आर्यंस कहां से आए थे, बताइए, लोकेशन बताएं। और ये माना जाता है जो हिस्टोरियंस हैं उनकी थियरी के हिसाब से कि जब वो आए तो जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनको उन्होंने सदर्न डायरेक्शन के अंदर पुश कर दिया। अर्ली वैदिक वॉज लिबरल एंड लेटर में ग्रोथ डिक्लाइन हो गया। अनुराग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मोनोगमस लिखा है यहाँ पर। रूपम ने करेक्ट आंसर है साउथ रशिया। सोनू ने लिखा है बिल्कुल ठीक है, सेंट्रल एशिया, साउथ रशिया करेक्ट आपकी लोकेशन हो जाती है। फिर हमने ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी ऑफ आर्यंस के बारे में देखा। हॉर्सेस पे काफी ध्यान दिया जाता था, पेस्चुरल थे, और लोकेशन भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आर्यंस माइग्रेशन टू इंडिया, आर्यंस इंडिया में आते हैं। उसके बाद आपको यहां पर काफी सारे चेंजेस जो वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। बताइए कौन सा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट काफी फेमस था, हमारे बैचमेट के नाम पर ही था ये, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसमें जो किंग भरत है वो बाकी किंग्स को डिफीट करते हैं और फिर कुरु जो डायनेस्टी है वो यहां पर शुरू होती है। मटेरियल लाइफ हमने देखी थी, ट्राइबल पॉलिटी के बारे में जाना था, किंग को इलेक्ट किया जाता था कुछ जगहों पर ट्राइबल पॉलिटी के अंदर। ट्राइब एंड फैमिलीज के बारे में डिस्कशन किया था। ट्राइब को और किस नाम से पुकारा जाता था, बताइए। शिपुई ने करेक्ट आंसर किया, सेंट्रल एशिया लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत एंड ट्राइबल, राजेंद्र ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत एंड 10 किंग्स, करेक्ट आंसर जना। सोनू ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, जना या फिर विज कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। कुला कौन होते थे, फैमिली, बताइए। कुला क्या था, कुल, यस, कुलप्पा, ध्यान रखिएगा। कुल आपकी फैमिली है, ग्रह आपकी फैमिली है, और कुलप्पा जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है। कंडीशन ऑफ वीमेन किस तरीके की थी, देखिए अर्ली फेज में तो आपको जो सिचुएशन है काफी फेवरेबल दिखाई देगी, लेकिन ग्रेजुअली आपको दिखाएगा सिचुएशन जो है लेटर वैदिक फेज के अंदर क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है विमेन के लिए। हमने यहाँ पर ऋग्वेदा की जो गॉड्स थे उनके बारे में भी पढ़ा था। क्या लेटर वैदिक पीरियड के अंदर यही गॉड्स आपको दिखाई देंगे, यस और नो, बताएं। कुल्पा हेड, रूपम ने करेक्ट आंसर किया है, और मारुत लिखा है, ओके। राजेंद्र ने लिखा है नो, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड के अंदर रुद्रा, कुषाण, ये आपके जो नए गॉड्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी रखने लगते हैं। तो लोग जो है वो नए गॉड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर हमने लेटर वैदिक पीरियड के अंदर देखा जो जो चेंजेस हुए, पेंटेड ग्रेवियर आपको दिखाई देगा। हमने लोकेशन भी इसकी देखी थी। आर्टिजन जो थे पेंटेड ग्रेवियर बना रहे थे, कुछ लोग वीविंग कर रहे थे, कुछ लेदर वर्कर थे, कुछ कारपेंटर थे, ये देखा था। एग्रीकल्चर एरिया में भी हमने देखा कि नए नए टूल्स आ रहे थे, बार्ले, राइस और वीट जो था इसको भी उगाया जा रहा था। ठीक है,
पोट्री के अंदर ब्लैक रेड, ब्लैक, पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड रेड वेयर, ये पोट्री आपकी देखने को मिल रही थी। देन पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स मैप में हमने देखी थी, क्या थी ये? जहां जहां से रोपड़, भगवानपुरा, पानीपत, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, जहां से आपको क्या मिला है, जहां से आपको जो पेंटेड ग्रेवेयर है उसके एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, फिर हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या डिस्कस किया था हमने? क्या विमेन को पार्टिसिपेट करने दिया जाता था असेंबलीज के अंदर? यस और नो? विमेन को असेंबलीज के अंदर पार्टिसिपेट करने दिया जाता था? आंसर विल बी यस। यहां पर आपकी कुछ ऐसी असेंबलीज हुआ करती थी जिसमें से विधाता भी एक थी, जो आगे जाके खत्म कर दी जाएगी, जैसे कि इस पीरियड लेटर वैदिक पीरियड में जैसे खत्म कर दिया गया। इससे पहले विमेन को इसके अंदर पार्टिसिपेशन करने दिया जाता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इस पार्टिसिपेशन को रोक दिया गया था, क्योंकि इस असेंबली को ही खत्म कर दिया एंड इवन पार्टिसिपेशन को भी खत्म कर दिया था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हमने बकवास सिस्टम के बारे में देखा। बकवास सिस्टम इसी टाइम पर आपका आया था। गॉड्स, रिचुअल्स एंड फिलोसफीज, यहां पर देखेंगे जो रिलीजन है वो रिचुअल्स के पूरे तरीके से दायरे में आ गया था और इसी वजह से ज्यादा डेवलप नहीं कर पा रहा था। फिर हमने यहां पर पूरा इसका कंक्लूजन देखा था कि लेटर वैदिक तक आते आते सोसाइटी की जो ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं नीचे जाती हुई हमें दिखाई दी थी। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर्स को देखेंगे और यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। आज ज्यादातर हमारा जो बेसिक डिस्कशन है वो प्री मॉडर्न पीरियड को लेकर ही होगा, क्योंकि देखिए अभी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मॉडर्न एम्पायर के बारे में जानेंगे, वन ऑफ द यू कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बिगेस्ट एम्पायर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले डिस्कशन करना जरूरी है कि उनके आने से पहले कौन कौन लोग रूल कर रहे थे। देखिए प्री मॉडर्न पीरियड जो है माना जाता है 6th to 4th सेंचुरी बीसी। ये जो टाइम पीरियड आपका है 6th to 4th सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड है, दिस इज कंसिडर्ड द टाइम पीरियड बिटवीन वैदिक एज एंड द मॉडर्न एजेस। तो 6th to 4th सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड है, ये वैदिक एज जो अभी लेटर वैदिक खत्म हुई और जो मॉडर्न एज शुरू होने वाली है उससे बीच का टाइम पीरियड है। ठीक है, यहां पर अगर किसी ने पढ़ा है इस पीरियड के बारे में तो डेफिनेटली मुझे यहां पर बता सकता है कि आपको क्या यूनिक चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। क्या लगता है, क्या यूनिक चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं? बताइए। देखिए इट वॉज अ पीरियड इन विच वेरियस जनपद्स, जो जनपद से इनका निर्माण होना शुरू होगा। यहां पर नए नए ट्रेड सेंटर्स बनने शुरू होंगे। ठीक है, ट्रेड सेंटर्स आएंगे, जनपद आएंगे और द बिगिनिंग ऑफ रिलीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्कूल फिलोसफीज भी आपको इस टाइम पर देखने को मिलेगा। अब जनपद जब हम बात करते हैं ना, दीज आर द स्मॉल स्मॉल किंगडम्स, तो हर राजा की अपनी छोटी छोटी किंगडम जो होगी वो यहां पर हमें दिखाई देने लगेगी। देखिए यहां पर आप मैप के ऊपर भी देख सकते हैं, यहां पर 16 महाजनपद जो है 600 बीसी के आसपास एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें मगध है, चैत्या है, वत्स है, मत्स्य, पांचाल, कोसला, कुरु, ये आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। आफ्टर द सक्सेसफुल इन्वेजन बाय आर्यंस, ये लोग जो थे आर्यंस जो थे इस रीजन में, जो ये आपका गेंजेटिक बेसिन वाला रीजन है, गंगा बेसिन वाला जो रीजन है, यहां पर उन्होंने क्या किया, अपने आप को सेटअप किया। ठीक है, नाउ धीरे धीरे क्या हुआ, जो राजा थे इवन दो आर्यन बैकग्राउंड से ये आते थे, लेकिन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, फैमिली में भी होता है ना, जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं तो क्या होते हैं, फादर के 3 बेटे हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर क्या हुआ, किंगडम्स जो थी वो अलग अलग दिशाओं के अंदर बटनी शुरू हो गई। यहां पर एक बुद्धिस्ट बुक है जिसका नाम है अंगुतारा निकाय। अंगुतारा निकाय। अब ये जो अंगुतारा निकाय है इसमें भी मेंशन किया गया है कि 600 बीसी के आसपास ये जनपद जो थे वो एग्जिस्ट करते थे। क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो, अनुराग ने पूछा था कि सोर्सेज क्या है, तो ये जो बुक्स हैं जैसे अंगुतारा निकाय जो है बुद्धिस्ट बुक है, उसके अंदर भी इन जनपद के बारे में मेंशन किया हुआ है। काफी पावरफुल किंगडम्स जो होती थी, देखिए पहले होता था जना, जो आपकी ट्राइब होती थी, जब वो एक पावरफुल किंगडम बन जाती थी उसे जनपद कहा जाता था, और अगर फर्दर वो पावरफुल हो जाती है तो उसे महा जनपद कहा जाता था। ठीक है, यहां पे क्या है, जना, जनपद एंड महाजनपद। अब इफ आई आस्क यू, डू यू थिंक कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करता था? क्या लगता है आपको, क्या इंडिया का कॉन्सेप्ट कि इंडिया करके कोई राष्ट्र हो सकता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था? यस और नो?
व्हाट डू यू थिंक? कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया क्या लगता है आपको, एग्जिस्ट करता था या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर किया भरत ने भी, सोनू ने भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया था ही नहीं, अभी उसको आने में बहुत साल लगने वाले थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया तो बहुत आगे जाके आपको 1885 के आसपास दिखाई देगा, उससे पहले तो ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत छोटी छोटी किंगडम्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल भी आपको बना के दी है जिसमें किंगडम्स और उनकी कैपिटल का नाम दिया है। ये चीजें आपको मेमोराइज करनी होती है, तो कोई ना कोई ट्रिक लगाकर इनको याद करिएगा। जैसे अगर आपको लगता है कि जैसे यहाँ पर मगध है, मगध तो आसान है क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं इसको, राजगृह है। बट हाँ, राज करके किसी व्यक्ति को आप मगध से कनेक्ट करिएगा। काशी को अयोध्या से कनेक्ट करना इजी है क्योंकि ये मूवीज में हम देखते रहते हैं, लेकिन हाँ, अगर कोसला को श्रवस्ती से आपको जोड़ना है तो कोई ना कोई ट्रिक यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। तो मेमोराइज जरूर कर लीजिएगा इन चीजों को। कैपिटल कई बार पूछ ली जाती है, पीसीएस के तो अंदर तो पूछी जाती है, लेकिन हाँ, यूपीएससी का भी कुछ नहीं पता चलता है, अनप्रेडिक्टेबल है, हो सकता है वहां पर भी इसके बारे में पूछ लिया जाए। नाउ, राइज ऑफ मगध एम्पायर एंड किंग्स। देखिए, आपको मगध रीजन में टाइम एंड अगेन अलग अलग टाइम पे अलग अलग एम्पायर्स आती हुई दिखाई देंगी। जैसे कि पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर ही क्यों ऐसा क्या था कि मगध के आसपास ही बड़े बड़े राजा लोग आते थे, रूल करते थे। ऐसी इस जगह की खास बात क्या थी, ये देखिए, ये रीजन है, दिस इज मगध रीजन। चाणक्य के बारे में भी पढ़ेंगे आगे जाके। सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि ये जो रीजन था ये गंजेटिक बेसिन पे था। ठीक है, गंजेटिक बेसिन का मतलब है कि आपकी रिवर यहां से होती हुई जा रही है, और रिवर जाने का क्या मतलब, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी तो वहीं डेवलप हुई थी ना जहां से रिवर जा रही थी। जब रिवर जा रही है तो फिर उस सिविलाइजेशन का डेवलप करना वहां पर आसान हो जाता है। पानी आपके पास रेडिली अवेलेबल होता है, पीने का पानी आपको मिल गया। ठीक है, उस पानी का यूज करते हुए आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, खाने के लिए सामान भी मिल गया। अब आपको और क्या चाहिए, जब खाना पीना आपका हो गया, बेसिक आपकी चीजें जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, उसके बाद फिर आप बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बेसिक चीज है कि नदी के आसपास ये चीजें डेवलप होती थी, और गंजेटिक बेसिन जो है ये काफी फर्टाइल एरिया माना जाता था, तो पानी की भी कमी नहीं थी। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर एग्रीकल्चर है वो आज तक भी आप देखेंगे तो जो ये यूपी बिहार वाला रीजन है और यहाँ पर हरियाणा पंजाब वाला रीजन है, ये एक सबसे ज्यादा फर्टाइल माना जाता है। ठीक है, ये तो हो गई खासियत की गंजेटिक बेसिन है, फर्टिलिटी अच्छी है, और यहाँ पर ट्रेड कॉमर्स भी काफी फल फूल रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोट्स के थ्रू, जो नाव होती थी, नाव के थ्रू चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना आसान था। नदी के अंदर ही ये काम कर दिया जाता था, क्योंकि तब के टाइम में कोई ट्रक या रेलवे तो एग्जिस्ट करता नहीं था। तो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना और सामान को पहुंचाना जो आपका बेस्ट तरीका था वो था नाव के जरिए। ठीक है, आपने पुराने सीरियल्स देखे भी होंगे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के, तो वहां पे नाव का इस्तेमाल करते हुए आपको लोग दिखेंगे। नाव, इसके अलावा एक और रीजन था, वो था आयरन डिपॉजिट। आज तक भी आप देखेंगे ये जो मगध वाला रीजन है, झारखंड वाला रीजन है, यहाँ पे एमपी वाला और ये छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, यहाँ पर बहुत सारे आपको नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो मिलाई यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो बॉक्साइट है, आयरन है, ये भी आपको इस रीजन में काफी ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो आयरन डिपॉजिट से क्या होता था, इसका इस्तेमाल किया जाता था टूल्स बनाने में। एग्रीकल्चर टूल्स बना लो और उससे भी जरूरी वेपन्स बना लो। तो राजा के लिए तो ये एक तरीके से सोने की खान थी, क्योंकि यहां पर उसको क्या मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, जनता के लिए ट्रेड कॉमर्स भी किया जा रहा है, और वेपन्स बनाने की सुविधा भी यहीं पे दी गई है। नाउ, डायनेस्टीज इन द प्री मॉडर्न पीरियड, आपको यहां पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग डायनेस्टीज दिखाई देंगी। हम एक एक करके यहां पर वेरियस डायनेस्टीज जो है यहां पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, आपकी आती है सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, हरियंका डायनेस्टी जो है 544 में शुरू होगी। यहां पे पहले जो रूलर आएंगे वो आएंगे बिंबसरा। ये जो है आपके फर्स्ट मगध किंग बनते हैं बिंबसरा। यहां पे इनका मेन काम था कि मुझे आसपास के जो छोटी छोटी किंगडम है उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाने। तो ये क्या करते थे, मैरिज अलायंस करते थे। ठीक है, मैरिज अलायंस को काफी फोकस करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे के पूरे आसपास के जो रीजन थे उनके ऊपर अटैक किया, ताकि बैटल्स जीतकर वो टेरिटरी को कैप्चर कर पाए। लेकिन उन्होंने कहा कि एक जगह थी अंग किंगडम। ठीक है, अंग किंगडम जो थी उसको यहां पर एक्सेप्शन बनाया, उनके अंकल की, उनके जान पहचान के व्यक्ति की किंगडम थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी सभी किंगडम को अटैक किया, लेकिन ये जो किंगडम थी इनको छोड़ दिया। अब यहां पर जो ये राजा है, पहले मगध किंग है, इनकी कैपिटल थी राजगृह, जैसे मैंने आपको पीछे भी दिखाया। आगे जाके आपको ये भी समझ में आएगा, राजगृह से कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है पाटलिपुत्र, आगे पढ़ेंगे उसे हम। ठीक है, अभी के लिए कैपिटल क्या है, राजगृह है। ही वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ महावीर एंड बुद्धा। इन्हीं के टाइम पे आपको महावीर और बुद्धा जो है वो भी दिखाई देंगे। ठीक है, उनके भी कंसर्निंग जो लेक्चर होगा हम पढ़ेंगे। बट हाँ,
दे वर द कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज का मतलब होता है दे हैपेंड एट द सेम टाइम। तो जब ये रूल कर रहे थे उस टाइम पर महावीरा बुद्धा भी अपनी एनलाइटमेंट को लेकर काम कर रहे थे। चलिए अब आते हैं इनसे अगले राजा जो है अजात शत्रु। ही वॉज द सन ऑफ बिंबसरा, सन ऑफ बिंबसरा किंग। अब यहां पर इनका एम्बिशन इनके फादर से भी ज्यादा था, क्योंकि बेटा तो यही सोचेगा कि मैं फादर से भी एक कदम आगे जाऊं। इन्होंने कहा कि कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेरे फादर ने अंगा को एक्सेप्शन दी, बाकी सबको कॉन्कर करने की कोशिश करी। आई एम गोइंग टू कॉन्कर ऑल। मैं यहां पर किसी को कोई एक्सेप्शन नहीं देने वाला हूं। ठीक है, उन्होंने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, मींस कॉन्करिंग एवरीवन। उन्होंने अपने अंकल की किंगडम थी कोसला, उसको भी अटैक करके कैप्चर कर लिया। तो इन्होंने किसी को भी यहां पर एक्सेप्शन नहीं दी। पाटलिपुत्र जो जगह थी मगध के अंदर, उनको भी फोर्टिफाई किया गया। फोर्टिफाई करने का मतलब है आप एक जगह को रेडी कर रहे हो प्रोटेक्शन के लिए, और कल को अगर आप उस फोर्टिफिकेशन को यूज करना चाहते हो एनिमी किंगडम के अगेंस्ट में, वो भी आप कर सकते हो। अब अजातशत्रु की टाइम पर ही, क्योंकि देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी विकास हो रहा है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह के अंदर, वो इन्हीं के टाइम पर करी जाती है। ठीक है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह वो इन्हीं के टाइम पर करी जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए हर किंग के बारे में चार पांच पॉइंट्स पता होंगे, क्वेश्चन वहीं से बनकर आएगा और फिर आपको उसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। ठीक है, चलिए तो हमने बिंबसरा पढ़ा, अजातशत्रु पढ़ा। अब आते हैं नेक्स्ट उडायन। ये भाई सब कौन थे? ये थे अजातशत्रु कॉन्करिंग ऑल जो थे हमारे, उनके बेटे। ठीक है, अब यहां पर किंग उडायुन लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को इनके फादर ने क्या किया था? फोर्टिफाई किया था। इन्होंने क्या किया? उसको एक प्रॉपर तरीके से सिटी जो है उसका दर्जा यहां पर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जब प्रॉपर तरीके से उसे सिटी बना लिया तो राजगृह से कैपिटल को शिफ्ट किया। कहां पर? पाटलिपुत्र के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये जो पाटलिपुत्र थी ये काफी सेंट्रलाइज लोकेशन पे थी, तो यहां पे राजा को लगा कि बेटर जो लोकेशन रहेगी मगध के लिए कैपिटल के तौर पे पाटलिपुत्र रहेगी। ठीक है, इनके बाद आते हैं इनके नेक्स्ट रूलर किंग अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, इनके बारे में ज्यादा हिस्ट्री में भी नहीं लिखा गया है और ज्यादा मेंशन भी नहीं है, एनसीईआरटी वगैरह में भी मेंशन नहीं है, सो वी विल स्टॉप हियर। क्योंकि देखिए एक डायनेस्टी के अगर कोई किंग ज्यादा कुछ काम नहीं करते हैं ना, तो उनके बारे में हिस्ट्री में आपको मिलेगा भी नहीं, और इसी तरीके से उनके बारे में एग्जाम में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है वो है शिशुनाग डायनेस्टी। नाउ शिशुनाग डायनेस्टी जो है डेफिनेटली वो पुरानी डायनेस्टी को हराएगी तभी तो आएगी। तो यहां पर दे केम टू पावर बाय रिवोल्टिंग अगेंस्ट हरियंका डायनेस्टी। जो इनसे पहले की डायनेस्टी थी हरियंका डायनेस्टी, उनके अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया? रिवोल्ट किया। और रिवोल्ट करने के बाद 5th सेंचुरी बीसी टाइम में इन्होंने क्या किया? टेक ओवर कर लिया। शिशुनाग डायनेस्टी के पास जो रूल करने का टाइम था वो काफी छोटा था। ठीक है, तो बहुत ही छोटे पीरियड के लिए इन्होंने रूल किया। और अगली डायनेस्टी जो यहां पर आएगी वो आएगी नंदा डायनेस्टी, वो भी पढ़ेंगे। काफी छोटे टाइम पे रूल किया, ज्यादा लंबा रूल नहीं कर पाए। ठीक है, यहां पर शिशुनाग फाउंडेड इस डायनेस्टी, पहले जो रूलर थे इनके शिशुनाग ही थे और उन्हीं के नाम पर डायनेस्टी का नाम पड़ा। और यहां पर इन्होंने क्या किया? पहले तो अपनी कैपिटल को राजगीर बनाया, क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन चल रहा था कि राजगीर को कैपिटल बनाया या पाटलिपुत्र को, लेकिन बाद में जाकर पाटलिपुत्र में इनको लगा कि नहीं यार, लास्ट बंदा जो था इनका कौन? उडायन। उडायन ने सही कहा था कि पाटलिपुत्र सेंट्रल लोकेशन है तो कैपिटल वहीं पे ही रहने देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे आपका राजगीर पाटलिपुत्र दोनों ही बिहार के अंदर लोकेट करते हैं आज के टाइम में। बुद्धिस्ट सोर्सेज भी बताते हैं, काफी सारे बुद्धिस्ट बुक्स के अंदर भी लिखा गया है दैट ही हैड अ सेकेंडरी कैपिटल एट वैशाली। तो यहां पे एक कैपिटल तो बन गई, क्योंकि कंफ्यूज थे कैपिटल को लेके, तो इन्होंने कहा यार मैं 2 रख लेता हूं। सेकंड कैपिटल इन्होंने कहां बनाई? वैशाली के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ इनके बाद आते हैं काला अशोक, जिसको कि काका वर्मन भी कहा जाता है। अब ये कौन थे? ये शिशुनाग जो है उनके बेटे थे। ठीक है, शिशुनाग के बेटे थे। ही वॉज द गवर्नर ऑफ वाराणसी जब शिशुनाग किंग के तौर पर रूल कर रहे थे। तो बेटा क्या कर रहा था? बेटा प्रैक्टिस कर रहा था, गवर्नरशिप को संभाल रखा था, गवर्नर एट वाराणसी। ठीक है, अब इनके टाइम पर होती है आपकी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये कहां होती है? वैशाली के अंदर। ठीक है, अब यहां पर ये चीजें जानना जरूरी है। ही कन्वीन्ड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? किसके अंडर कराई गई थी? याद करिए, राजगृह। मैंने आपको बताया था वो व्यक्ति जो सबको कॉन्कर करना चाहता था,
क्योंकि पुरानी चीजें नहीं भूलनी है। अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा, बहुत बढ़िया अनुराग, करेक्ट आंसर अजात शत्रु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु के टाइम पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करी गई थी राजगृह में, और ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में काला अशोक के टाइम में। मैंने आपको बताया था इनका पीरियड कोई ज्यादा तो था नहीं, बहुत कम टाइम के लिए इन्होंने रूल किया। और नंदा डायनेस्टी जो थी, ठीक है, नंदा डायनेस्टी जो थी वो उन्होंने शिशुनाग डायनेस्टी को हटा दिया। नाउ ये जो आपकी नंदा डायनेस्टी है, इसकी यूनिक बात थी, जो डेफिनेटली यूनिक चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय लीनेज। अभी तक क्या होता था, हमने बकवास सिस्टम को फॉलो किया था। ब्राह्मण क्या काम करेंगे, क्षत्रिय किंग बनेंगे, वैश्य कॉमर्स को संभालेंगे, शूद्रा बाकी सभी लोगों को सर्व करेंगे। ये आपकी पहली ऐसी डायनेस्टी थी जो कि एक नॉन क्षत्रिय लीनेज ऑफ रूलर्स थी। ठीक है, इनके पास इनकी एम्पायर भी बड़ी थी, ये काफी रिच भी थे, प्रोस्परस थे काफी। नंदा डायनेस्टी रूल्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये नॉर्दर्न रीजन में, मगध रीजन में ही रूल कर रहे थे। और यहां पर देख सकते हैं मगध के रूल को भी इन्होंने कितना ज्यादा बढ़ा दिया। तो नॉर्दर्न रीजन के अंदर इनके द्वारा रूल किया जा रहा था अराउंड 4th सेंचुरी बीसी के आसपास। ठीक है, नंदास ने शिशुनाग को हटाकर ही मगध को अपने कब्जे में लिया था, और लेकिन कब्जे में लेने के बाद उन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू किया था, रियल एक्सपेंशन जिसको कहा जाता है। इसी वजह से नंदास के टाइम में आपको एक्सपेंशन काफी ज्यादा दिखाई देगा। और यहां पर शुरू करते हैं महापद्म से। ही वॉज द बेसिक फाउंडर। महापद्म नंदा जो थे, ही वॉज द फाउंडर। ठीक है, और इनको टाइटल दिया गया था एक रथ का। एक रथ का मतलब होता है संबड़ी जो कि क्षत्रिय की डायनेस्टी को अपरूट कर दे, मतलब क्षत्रिय डायनेस्टी को खत्म कर दे, क्योंकि ये खुद तो क्षत्रिय थे नहीं, इसी वजह से ये टाइटल इनको दिया गया था। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन खरावेला कलिंगा के अंदर जो है, वहां पर भी इनके बारे में मेंशन मिलता है, महापद्म नंदा। लेकिन इनसे भी फेमस रूलर थे आगे आने वाले इनके बेटे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे यहां पर। ही वॉज द यंगेस्ट ब्रदर एंड वॉज द लास्ट नंदा रूलर। ठीक है, धनानंद जो है यहां पर इनके भाई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनके भाई हैं, लेकिन हाँ अपने इन फेमस चीजों के लिए जाने जाते हैं, और वो बताऊंगा क्या था जिसकी वजह से आगे जाके मौर्यन डायनेस्टी रूल करेगी। ही वॉज द यंगेस्ट ब्रदर एंड वॉज द लास्ट नंदा रूलर। इन्होंने क्या किया था, एक व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट, जिसके बाद इनकी उल्टी गिनती वहीं से शुरू हो गई थी। क्या मुझे कोई बता सकता है कि किस महान व्यक्ति को इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया था? वैसे अदरवाइज ही वॉज अ वेरी एबल रूलर, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल अच्छा था। इनके टाइम में जो मगध एम्पायर थी वो काफी बुलंदियों पे पहुंची, लेकिन इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया था चाणक्य को। ठीक है, चाणक्य कह लीजिए, या फिर इनके अलग अलग नाम हैं, इनको कौटिल्य कह लीजिए, इनको विष्णुगुप्त कह लीजिए। ठीक है, श्री पुई ने और सोनू तिवारी ने करेक्ट आंसर लिख दिए। तो इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया था चाणक्य को। चाणक्य इनसे मिलने गए, वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को रिस्पेक्ट किया जाता था बहुत ज्यादा, और इन्होंने रिस्पेक्ट करने के बजाय उनकी बेइज्जती कर दी। और वहीं से चाणक्य ने कहा कि देखिए अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करना शुरू किया कि भाई तेरा काम है अब इस बंदे को रास्ते से हटाना, इसके रूल को खत्म करना है बस। ठीक है, और वहां पर पूरी ट्रेनिंग चाणक्य के द्वारा दी गई अंडर दिस गाय धनानंद। वैसे बात करी जाए मगध की तो लॉट ऑफ वेल्थ आपको दिखाई देगी, बहुत अच्छे काम इनके द्वारा करे गए, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम जो होता है ना एक की एटीट्यूड जो होता है, उसकी वजह से डिसरिस्पेक्ट करी, और डिसरिस्पेक्ट वो एक इंसिडेंस ऐसा बना जिसकी वजह से आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य इनको हराएंगे। प्री मौर्यन पीरियड की सिग्निफिकेंस क्या है, यहां पर आपको देखिए जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपग्रेड किया गया, और यहां पर अलग अलग एरिया में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, आप फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, आपको काफी सारी अच्छी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी जो हम वन बाय वन देखने वाले हैं, क्योंकि वही चीजें आगे जाके मौर्यन डायनेस्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं अपनी जगह लेगी। ना पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहां पर पहली बार आपको नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल इंडिया वो पूरा एक ही जगह पर इकट्ठा होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, इस टाइम पर रूलर जो थे उन्होंने इतने बड़े एरिया को एक चंक के अंदर इंटीग्रेट कर दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंस जो थी पहले ट्राइब के लिए कभी हुआ करती थी, कभी पहले लोग ट्राइब को इंपॉर्टेंस दिया करते थे कि हमारा देश हमारी ट्राइब है, लेकिन अभी वो शिफ्ट हो गया था जनपद की तरफ। अब वो कहते थे हमारी किंगडम जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जैसे आज के टाइम में वो कंट्री की तरफ शिफ्ट हो गए, अब किंगडम की कोई बात नहीं करता है। ठीक है, किंग वॉज मेड द प्रोटेक्टर ऑफ द सोसाइटी, तो जो किंग है उनकी इमेज काफी बड़ी हो चुकी थी और अभी असेंबली वगैरह उनके आगे कुछ भी नहीं थे। ठीक है, किंग को देखा जाता था कि हमारा कर्ता धर्ता जो है वो यही व्यक्ति, ही विल प्रोटेक्ट अस। ठीक है, नाउ अंडर द किंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अमात्यास। अब किंग के अंडर में क्या थे, देवर वेरियस अमात्यास। अमात्यास कौन होते हैं, दे आर द मिनिस्टर्स। जैसे हमारे टाइम में आजकल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर में किसी को फाइनेंस दे दिया, किसी को फॉरेन अफेयर दे दिया, किसी को डिफेंस दे दिया, किसी को यहां पर आपका एजुकेशन दे दिया, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री दे दी। तो ऐसे ही अलग अलग मिनिस्टर थे जो कि अलग अलग एरियाज के ऊपर कंट्रोल किया करते थे। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो क्या लगता है आपको, टैक्सेशन सिस्टम होगा यहां पर? व्हाट डू यू थिंक टैक्सेशन सिस्टम होगा हमारे यहां पर? बताइए आंसर। राजेंद्र कह रहे हैं, सोनू कह रहे हैं यस बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज स्टेट चलेगा कैसे। ठीक है, अनुराग ने भी और शिपुई ने भी करेक्ट आंसर किया। यहां पर किसान जो होते थे 1/6 ऑफ देयर प्रोडक्शन जो है वो स्टेट ट्रेजरी को देते थे कि भाई ये जो है प्रोडक्शन आप रखिए। यहां पर प्रोफेशनल्स जो थे वो भी यहां पर किसी ना किसी तरीके से, चाहे सर्विस देकर या अदरवाइज, जैसे मेटल वर्कर है वो क्या करेगा, मेटल के औजार बनाकर क्या करेगा, किंग को भेंट कर देगा। ठीक है, कारपेंटर है वो क्या करेगा, वो किंग को कहेगा कि सर मैं आपके लिए चैरियट्स बना देता हूं ताकि लड़ाई करने जाए तो ये चैरियट्स जो है वो रथ जो बनाए हैं वो आपको हेल्प करे। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से राजा को टैक्स पे कर रहा था, चाहे वो 1/6 ऑफ प्रोडक्शन को लेकर हो या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने को लेकर हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स भी बनकर आ रहे थे उस टाइम वहां पर। ट्रेड सेंटर्स में लोकेशन अगर आप देखेंगे, उज्जैनी कहां पर है, मालवा के अंदर। देन आपका अयोध्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, कौशाम्बी भी यूपी में है, वैशाली बिहार के अंदर है। ये आपको जो सेंटर्स है ये मेमोराइज करने पड़ेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, दिस टाइम मनी वॉज द मोड ऑफ एक्सचेंज। यहां पे डेवलपमेंटल सेंटर्स तो आ रहे हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे बिजनेस एस्टैब्लिश तभी होगा ना जब आपके पास करेंसी हो, मनी हो। ठीक है, तो पैसे को यूज किया जाता था। बार्टर सिस्टम जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि बार्टर सिस्टम होगा तो इतने बड़े बड़े जो ट्रेड सेंटर्स है यू कैन नॉट एस्टैब्लिश देम, आप उसको एस्टैब्लिश कर ही नहीं पाओगे। तो कॉइनेज सिस्टम जो था, कॉइन सिस्टम, वो यहां पर आ चुका था। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंडेड अक्रॉस द गांधार रीजन टू वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया तक आपका ट्रेड जा चुका था, विंध्या माउंटेन से शुरू करते हुए इवन साउथ इंडिया तक आपका ट्रेड काफी ज्यादा जा चुका था। यहाँ पे भावना भी ज्वाइन कर चुकी है, कोई बात नहीं भावना, क्योंकि टाइम वी हैव चेंज सो आई कैन अंडरस्टैंड, काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आप यहीं से देखिएगा। यू हैव नॉट मिस्ड मच, अभी तो क्लासेस हमारी शुरू ही हुई हैं और अभी तो हमारे पास 47-48 क्लासेस अभी बची हुई हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड सेंटर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट सोसाइटी एंड कल्चर की बात करते हैं। क्या लगता है आपको, ये जो सोसाइटी होगी इसके अंदर कास्ट सिस्टम होगा? बताएं, कास्ट सिस्टम क्या लगता है आपको? कॉइनेज होता था, अनुराग ने पूछा है मनी व्हाट फ्रॉम सर, तो कॉइन्स बनाए जाते थे जिसपे जो राजा है अपनी फोटो दिखाते थे, रानी अपनी फोटो दिखाती थी, उस पे राजा को लड़ते हुए दिखाया जाता था। उस कॉइन की कोई ना कोई वैल्यू रखी जाती थी। सिल्वर कॉइन होते थे, गोल्ड कॉइन होते थे, कांसे के कॉइन होते थे, ठीक है, ब्रोंज कॉइन होते थे। तो उसको अलग अलग वैल्यू दे रखी थी और उसके हिसाब से ट्रेड किया जाता था। ठीक है, मान लीजिए जैसे आज के टाइम में हमारे पास करेंसी नोट भी है और सिक्के भी हैं, उस टाइम पर सिर्फ सिक्के चला करते थे। यहां पे काफी सारे लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो, तो यहां पे आंसर है ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कास्ट सिस्टम जो था वो आना शुरू हो गया था। तो जो व्यक्ति जो काम कर रहा था उसके बेसिस पे अलग अलग कास्ट जो थी वो अमर्ज होना शुरू हो गई थी। ठीक है, एफर्ट्स वर मेड टू क्रिएट एन ऑर्डरली सोसाइटी, और इसी वजह से वर्ना सिस्टम जो था काफी अच्छे से यहां पर यूज किया जा रहा था, मतलब बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था। ठीक है, ताकि बेहतर तरीके से ऑर्डरली मैनर से सोसाइटी को चलाया जा सके। देन Brahmins used to act as priests for ceremonies. They were the advisor to the kings and sometimes they acted as doctors for medical purposes also. तो अलग अलग काम जो थे ब्राह्मण्स को दिए गए थे। ज्यादातर जो किंग है उनको एडवाइस करने का काम ब्राह्मण्स के द्वारा किया जाता था। ठीक है, क्षत्रिय जो थे दे यूज टू एंगेज इन वॉर रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, बकवास में यही है ना, ब्राह्मण्स का काम क्या है, जो आपकी सेरेमनीज है वो कराना, नॉलेज रखना, किंग को एडवाइस करना। क्षत्रिय का काम क्या है, लड़ना,
So they would wage the wars. Vaishyas, they will involve in business, and Shudra, they will serve the remaining three varnas. ठीक है. So this system was flourishing during this time. काफी ज्यादा ये एग्जिस्ट करता था, जिसको कि हम बकवास सिस्टम, BKVS सिस्टम कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन. There were two religious categories in the society. Two categories कौन सी थी? The first one who followed the rites and sacrifices. जो लोग sacrifices में ज्यादा बिलीव किया करते थे. There was another one who were heterodox. Now, the others who were looking for the alternatives in thoughts of living life were popularly called orthodox. तो there was one जो कि present situation से खुश थे. उनको लगता था ब्राह्मणिज्म है, जो सेक्रीफाइसेस हैं, ये सही चल रहा है सब कुछ. लेकिन देयर वाज अनदर वन जो कह रहे थे नहीं यार, सेक्रीफाइसेस तो करना सही नहीं है, जो ब्राह्मण कहते हैं उनकी बात मानना ठीक नहीं है, हमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए. तो जो लोग होते, कई बार होता है ना कि हम किसी सिचुएशन से, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से परेशान हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो यहां पर भी वही था, जो सिचुएशन से, जो एक रिलीजन से परेशान हो चुके थे, वो यहां पर ऑल्टरनेटिव को ढूंढ रहे थे. और इसी ऑल्टरनेटिव को ढूंढते ढूंढते आगे जन्म मिलेगा जैनिज्म को और बुद्धिज्म को. लोग इसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे. ठीक है. इस टाइम पर अगर आपको याद हो, बुद्धा और जैना, मैंने आपको बताया था देवर कंटेम्पररीज. किसके कंटेम्पररीज थे वो बताइए मुझे. लेक्चर की शुरुआत में बताया था देवर द कंटेम्पररीज, मतलब इस टाइम पर उनकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है. मतलब रिलीजन जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म. अब लोगों को जब पता चलेगा तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर दिस, कि यार हम तो काफी टाइम से वेट कर रहे थे, ऐसा कोई रिलीजन होना चाहिए. फाइनली हमें यहां पर एक रिलीजन, ऐसा एक नहीं दो रिलीजन रादर मिल ही गए ना. अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं भी, सही दो रिलीजन मिल तो गए, लेकिन लोग बुद्धिज्म को ज्यादा पसंद करेंगे या जैनिज्म को? और अगर जिसका भी नाम आप बताएंगे, रीजन भी मुझे जरूर बताइएगा कि क्यों उसको ज्यादा पसंद किया जाएगा. बिंब सारा लिखा है रूपम ने, बहुत बढ़िया. सोनू का भी आंसर करेक्ट है. श्रीपुई भी करेक्ट है. बताइए. बुद्धिस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज. ओके, बुद्धिज्म सोनू कह रहे हैं. देखिए, बुद्धिज्म आंसर ठीक है, लेकिन उसका मेजर रीजन देखेंगे अगर आप, वो है बुद्धिज्म जो था वो आपको कहता था मिडल पाथ के लिए. ठीक है. जैनिज्म जो था, ठीक है, ये आपका बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने के लिए कहता था, जो कि लोगों के लिए कई बार पॉसिबल नहीं होते थे. ठीक है. आप जानते हैं इसमें श्वेतांबर होते हैं, दिगंबर होते हैं, जो कपड़ों का भी दान कर देते हैं. ठीक है. अदरवाइज भी ये कहते हैं कि जीव को भी मत मारो. ठीक है. मच्छर को भी मत मारो, मॉस्किटो को भी मत मारो. ठीक है. एग्रीकल्चर में किसान क्या कहेंगे, फार्मर्स कहेंगे कि यार हमें तो पेस्टिसाइड यूज करने, अगर हम कीटनाशक यूज नहीं करेंगे तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी. तो लोग जो थे जैनिज्म की तरफ इसी वजह से ज्यादा आकर्षित नहीं हो पाए, क्योंकि इनके जो रूल्स थे वो कई बार उनकी दिनचर्या के अंदर प्रॉब्लम डाला करते थे. वो पूरी तरीके से इसको फॉलो करने के लिए तो बंदे का कमिटमेंट लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए. बुद्धिज्म जो था वो आसान था फॉलो करना. ठीक है. तो एक एवरेज व्यक्ति जो है वो बुद्धिज्म को आसानी से फॉलो कर सकता था, और उसको जो ब्राह्मणिज्म के अंदर सेक्रीफाइसेस की जो प्रॉब्लम थी, जो रिचुअलिज्म की प्रॉब्लम थी, उससे भी निजात मिलने वाली थी. तो यहां पर काफी सारे लोगों ने इसी वजह से बुद्धिज्म जो है उसको यहां पर फॉलो करना ज्यादा प्रिफर किया. ठीक है. चलिए, इट वॉज इजी टू फॉलो, जैसे भावना ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है, इसको फॉलो करना आसान था. आपका मेंस के अंदर क्वेश्चन एक न्यूमिज्मेटिक आर्ट के ऊपर आ चुका है. न्यूमिज्मेटिक आर्ट होती है जो कॉइनेज सिस्टम की आर्ट है. मोस्ट डेफिनेट लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि इस टाइम पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो कॉइन्स हैं वो यूज किए जाते थे. और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, बार्टर सिस्टम तो था नहीं, तो कुछ ऐसे नमूने हमें मिले हैं जिससे पता चलता है कि इस टाइम पर कॉइनेज सिस्टम एग्जिस्ट करता था. ठीक है. हमें पोट्री भी मिली है जिससे पता चलता है कि पेंटेड ग्रेवियर, पोट्री का इस्तेमाल किया जाता था समवेयर अराउंड 700 बीसी. लेटर वैदिक पीरियड में तो हमने पढ़ा ही था. और साथ ही साथ यहां पर 500 से 300 बीसी का जो टाइम था, इस टाइम पर ये जो आर्ट थी ये अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी. इवन यहां पर इंपॉर्टेंट फीचर था कि ये जो बाहर वाली जगह है उसमें ग्लोसी सरफेस भी आने लगे थे. हम देखते हैं ना, ग्लोसी सरफेस होता है, एक आपका मैट सरफेस होता है. जब हम जो आपका मोबाइल फोन होता है उसके कुछ कवर लेने के लिए जाते हैं तो वो उसमें लिखा होता है कि दिस इज ग्लोसी, दिस इज मैट. तो यहां पर ग्लोसी सरफेस जो है वो यहां पर पोट्री के केस में दिखना शुरू हो गया था. नाउ
रिलीजन की बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन इन द एफर्ट्स ऑफ मेकिंग सोसाइटी इन प्रॉपर ऑर्डर, ब्राह्मणिज्म वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रिलीजन दैट वॉज क्रिएटेड। तो इस टाइम पर ब्राह्मणिज्म जो था वो काफी ज्यादा फल फूल रहा था। इसके अंदर काफी सारे रूल्स जो थे लाइफ को कैसे जीना चाहिए। तो पहले तो ब्राह्मणिज्म जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलीजन के तौर पे पनप रहा था, निकल रहा था, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर लाइफ को कैसे लीड करना है उसके रूल भी लिखे गए थे। लेकिन एक चीज जो निकल कर आ रही थी वो थी कि विमेन को लेकर भी डायरेक्शंस काफी सारी दी गई थी, जिससे कि जो विमेन का स्टेटस है वो डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है। तो ब्राह्मणिज्म का डोमिनेशन था जिसकी वजह से विमेन स्टेटस भी डाउन हो रहा था, रिचुअलिज्म भी बढ़ रही थी, सेक्रीफाइसेस भी बढ़ रहे थे, और इसी वजह से हेटेरोडॉक्स जो थे वो ऑल्टरनेटिव रिलीजन की तलाश कर रहे थे। और फिर फाइनली उनको मिलता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। फाइनली उनको मिलता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। चलिए, रीजंस फॉर द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स रिलीजन, तो आखिर क्यों जैनिज्म और बुद्धिज्म को यहां पर जगह मिलती है, बताएं क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा इसका। काफी सारे हैं वैसे तो। पहला, ब्राह्मणिज्म को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है। क्यों पसंद नहीं कर रहे थे, सेक्रीफाइस के लिए। अब किसान कहता है कि अगर मैं अपनी कैटल को सेक्रीफाइस कर दूंगा तो कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या, बात तो बिल्कुल ठीक है। तो वो इस सेक्रीफाइस को पसंद नहीं किया करते थे, ठीक है। ये तो हो गया फार्मर्स का पर्सपेक्टिव। अब वैश्या क्लास जो थी, जो बिजनेसमैन हुआ करते थे उस टाइम के, ट्रेड और कॉमर्स किया करते थे, वो कहते थे यार देखो पैसा तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, किंग तो पैसा हमसे मांगता है, टैक्स तो हमसे लेते हैं, ब्राह्मण्स के पास तो कुछ पैसा वैसा भी नहीं है, फिर भी सोसाइटी के अंदर हमें तीसरे दर्जे का एक जो स्टेटस है वो दिया गया, मतलब हमें तीसरे नंबर पे रखा गया। सो दे वर नॉट सेटिस्फाइड, कह रहे कि यार ये तो मतलब दिस इज नॉट जस्टिफाइड। हम लोग यहां पर इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, ब्राह्मण तो कुछ करते भी नहीं, बस जो किंग है उनको यहां पर पैटर्नाइज कर देते हैं, और पैसा वैसा हमारे पास काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो हमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए सोसाइटी के अंदर वो नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से जो वैश्य क्लास थी वो भी देख रही थी कि हमें कोई ऑल्टरनेटिव रिलीजन मिल जाए। शूद्रा की सिचुएशन तो वैसी ही खराब थी, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक आस थी कि कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव रिलीजन है जिसके अंदर ये बकवास सिस्टम फॉलो ही ना किया जाए, ठीक है। तो हर किसी के अलग अलग रीजंस थे जिसकी वजह से जो ऑल्टरनेटिव रिलीजन है वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मत भूलिएगा इस चीज को, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेटेरोडॉक्स रिलीजन जो है वो क्यों आने शुरू हुए। नाउ न्यू करेंसी सिस्टम आता है फिर यहां पर। अर्लियर द बार्टर सिस्टम वाज मोड ऑफ एक्सचेंज। द बार्टर सिस्टम के अंदर देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। बार्टर सिस्टम जो है उसको रिमूव किया जाता है, दैट वाज रिमूव बाय द कॉइन सिस्टम। और जब ये कॉइन सिस्टम आता है इससे क्या होता है, देखिए बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि अगर आपको शूज चाहिए और आप क्या पैदा करते हैं, आप वीट पैदा करते हैं, तो जब तक उस व्यक्ति को वीट की जरूरत नहीं होगी आपको वो जूते नहीं देगा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। द मोमेंट कॉइनेज सिस्टम कम्स इनटू पिक्चर, ये सब चीजें खत्म हो जाती है। कोई वीट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई जूते प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कोई तीसरी चीज, कोई बाले प्रोड्यूस कर रहा है, राइस प्रोड्यूस कर रहा है, कोई स्कूल एजुकेशन दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर कॉइन जो है वो एक कॉमन मीडियम हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, द मोमेंट कॉइनेज सिस्टम कम्स इनटू पिक्चर, कॉमर्स बढ़ने लगता है। और जब कॉमर्स बढ़ने लगेगा तो कौन बढ़ने लगेगा, जो वैश्य क्लास है उनका स्टेटस बढ़ने लगेगा, ठीक है। उनको लगेगा यार पैसा हमारे पास बहुत है, भगवान की पूरी दया है, लेकिन स्टेटस नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी के अंदर। इस चीज को वो ठीक करना चाहते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इस टाइम पर प्रॉपर्टी पोजेशन के इश्यूज थे। न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी क्रिएटेड सोशल इनइक्वालिटीज एंड कॉज्ड मिजरी एंड सफरिंग। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस वजह से जो नए नए रिलीजन है वो हमें देखने को मिले। मैंने आपको वैसे शुरू में तो सारे कारण बता ही दिए कि क्या था, फार्मर के अपने इशू थे, वैश्य क्लास मैंने अभी आपको बताया कॉइनेज सिस्टम आ जाता है। फार्मर्स कहते थे यार सेक्रीफाइस करोगे तो कैसे चलेगा, लोग भी सेक्रीफाइस को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ब्राह्मणिज्म के डोमिनेशन को शूद्रा जो है एक्सप्लोइटेशन मानते थे, और वो भी चीज इस चीज को सही तरीके से नहीं ले रहे थे, ठीक है। देन न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी क्रिएटेड सोशल इनइक्वालिटीज एंड कॉज्ड मिजरी एंड सफरिंग टू द मासेस ऑफ द पीपल। सो द कॉमन पीपल, उन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू रिटर्न टू प्रिमिटिव लाइफ, दे वांटेड टू गेट बैक टू द एस्थेटिक आइडियल्स जो कि पहले के टाइम में फॉलो किए जाते थे। देयरफॉर दे रिबेल्ड अगेंस्ट द मटेरियल एडवांसमेंट। नाउ सी, पहले के टाइम में क्या होता था, पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। अभी क्या है, आपको जगह लेनी है तो पहली बात तो जमीन वैसी ही अवेलेबल नहीं है। लोग क्या करते हैं, जमीन ऑलरेडी इट इज टेकन अवे एंड देन क्या करते हैं, फ्लैट के लिए जगह लेते हैं,
ठीक है, मतलब अब हम वर्टिकली बढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली तो जगह खत्म ही हो चुकी है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और फ्लैट्स लेते हैं, एंड इवन दे आर वेरी एक्सपेंसिव। नाउ इस टाइम पर क्या था, इस टाइम पर भी प्रॉपर्टी सिस्टम आना शुरू हुआ, ठीक है, और जब प्रॉपर्टी सिस्टम आया लोगों को इसमें मजा नहीं है, उनका यार पहले तो ये होता था कहीं पे भी हम अपनी हट बना देते थे, झोपड़ी बना देते थे, लेकिन जिस तरीके से नया प्रॉपर्टी का सिस्टम आ रहा है इससे इनइक्वालिटीज बढ़ रही है। अगर आप देखें उस टाइम के कंपैरिजन में, अगर हम कंपेयर करें लेट्स से 1000 बीसी वर्सेस 21st सेंचुरी, लोगों किस लाइफ में लोगों को स्ट्रेस ज्यादा है, 1000 बीसी में स्ट्रेस ज्यादा था या आज के टाइम में स्ट्रेस ज्यादा है? एक आम व्यक्ति की बात कर रहा हूं, राजा की बात नहीं कर रहा हूं, राजा तो तब भी दुखी था, प्राइम मिनिस्टर तो आज भी दुखी है। क्या लगता है आपको? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड 21st सेंचुरी के अंदर नई नई प्रॉब्लम्स आ गई हैं, प्रॉपर्टी सिस्टम है, हर चीज का आपको बिल देना पड़ता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं लेवल ऑफ स्ट्रेस को हमारे बढ़ाती हैं। तो जब ये स्ट्रेस इनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होने लगा, लोगों ने कहा नहीं यार, हमें वापस जाना है, हमें बैकवर्ड जाना है, पहले की सोसाइटी अच्छी थी। हम भी कई बार कहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स को भी आपने सुना होगा कहते हुए यार पहले का टाइम अच्छा था, दिक्कत ही नहीं थी, कोई टेंशन ही नहीं थी, अभी बहुत सारी टेंशन हो गई। तो इन्होंने भी यही कहना शुरू किया और कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट रिलीजन था उसको भी इस चीज का दोष दिया, वॉर्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब यहां पर भी देखिए क्यों ब्राह्मणिज्म को पसंद नहीं किया जाता था। देखिए ब्राह्मण्स जो थे ये किंग को एडवाइस करते थे और कहते थे भाई देख, तेरा काम है टेरिटरी कैप्चर करना। किंग को कहते थे तुझे टेरिटरी कैप्चर करना है, तुझे इसीलिए किंग बनाया गया है, अगर तू टेरिटरी कैप्चर नहीं करता है व्हाट इज योर यूज देन, ठीक है, आपका कोई काम ही नहीं रह जाता है। अब टेरिटरी कैप्चर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? वॉर करनी पड़ेगी, और जब वॉर होगा तो क्या होगी? दो चीजें होंगी, या आप जीतेंगे या फिर आप हारेंगे। लेकिन एक चीज पक्का होगी चाहे आप जीते या हारे, वो है डैमेजेस दोनों तरफ से, ठीक है। जीतते हैं तब भी नुकसान हो जाता है, और कई बार कहते हैं ना कि जीतने के बाद भी ऐसा लगा कि हम हार गए क्योंकि इतना ज्यादा हमारा इसके अंदर रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। तभी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद तीसरी वर्ल्ड वॉर करने की किसी की हैसियत ही नहीं हो रही है। और यहां पर भी ये हुआ, वैश्या क्लास कहती थी देखो, वैश्या क्लास कहती थी देखो हम तो हैं बिजनेसमैन, और इकोनॉमी तभी अच्छी चलती है जब वॉर नहीं होगी, पीस टाइम रहेगा। और अगर आप हर दूसरे दिन वॉर में जाने के लिए तैयार हो जाओगे, बिजनेस हम क्या खाक करेंगे? बिजनेस तो तभी पनपेगा, तभी फैलेगा जब आप पीस को मेंटेन करते हो। और ये ब्राह्मण जो है हर दूसरे दिन पहुंच जाते हैं किंग को कहने के लिए टेरिटरी कैप्चर करो, टेरिटरी कैप्चर करो, तो हम इनसे इत्तेफाक नहीं रखते। हमें एक ऐसा रिलीजन चाहिए जो कि पीसफुल रिलीजन हो, जो पीस की बात करे, वॉर की नहीं। क्यों? देखिए उनका अपना मोटिव था, वैसे क्लास कहते थे हमें करना है बिजनेस, और बिजनेस हो सकता है शांति में। आपने देखा होगा कि जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो मार्केट्स, स्टॉक मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है, दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। कोविड हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तब भी आपका जो बिजनेस था काफी नीचे चला गया। तो जब तक सोसाइटी में पीस नहीं रहेगी तब तक बिजनेसमैन को नुकसान होगा। इसी वजह से भारत के अंदर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लोग बिजनेस करना जाना ही नहीं चाहते, ठीक है। खासतौर पे जैसे नक्सलाइट एरिया, वहां पे डेवलपमेंट क्यों नहीं है? बिजनेसमैन जाना ही नहीं चाहते वहां पे। उनको पता है कि वहां जाएंगे, एक दिन फैक्ट्री बनाना शुरू करेंगे, अगले दिन ब्लास्ट हो जाएगा, क्या खाक वहां पर हम बिजनेस करेंगे? बिजनेस के लिए कुछ स्टेट्स को अच्छा माना जाता है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, आपका हरियाणा भी डेवलप अच्छे से कर रहा है, कर्नाटका भी कर रहा है, ठीक है, यूपी में भी सिचुएशन अच्छी है अभी। तो ऐसी जगह पे जहां बिजनेसमैन को एश्योरेंस मिले कि पीस बनी रहेगी। और वही चीज जो थी तब के टाइम पर भी एग्जिस्ट करती थी। वैश्या क्लास कहती थी हमें एक ऐसा रिलीजन चाहिए जहां पर किंग के कान ना भरे जाए रोज रोज की भाई यहां पर हमें क्या करना है? वॉर करनी है, ठीक है। और सोशल इनइक्वालिटी में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सोसाइटी के अंदर आपने क्या किया? बकवास सिस्टम बना दिया। इनको लगता था यार तीसरे नंबर, ना तीसरा नंबर आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट। शूद्रा को लगता था यार देख लो यार जरा, ठीक है, अगर कुछ इंप्रूवमेंट कर पाओ तो। बात तो सही है, जो बंधन पीछे है वो तो कहेगा कि कोई लॉजिक तो है नहीं इसके पीछे। देखिए देखा जाए कोई लॉजिक तो है नहीं, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बना दिया आपने, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बना दिया, ऐसे सिस्टम नहीं चलने वाला ना। यू शुड फोकस ऑन मेरिट। हो सकता है शूद्रा के घर में जो बेटा पैदा हुआ है उसको ब्राह्मण से भी ज्यादा नॉलेज हो, वैश्य के घर में जो बेटा पैदा हुआ है उसको किसी दूसरे क्षत्रिय से भी ज्यादा स्किल हो। और जो नंदा डायनेस्टी थी उसने प्रूव भी करके दिखाया, और हिस्ट्री में बहुत सारी जगह पे ऐसी चीजें प्रूव करी भी गई हैं। तो ब्राह्मण का बेटा भी स्किलफुल हो सकता है, क्षत्रिय का बेटा भी स्किलफुल हो सकता है, वैश्य का बेटा भी और शूद्र का बेटा भी। इसी सिस्टम को चैलेंज करने की बात करी गई थी, और तभी ऑल्टरनेटिव रिलीजन जो थे उसके बारे में बातचीत करी गई थी, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं आपका लेक्चर जो है आपको रिवाइज करा देता हूं, और फिर अपनी एमसीक्यूज वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमने शुरुआत करी थी प्री मौर्यन पीरियड से। प्री मौर्यन पीरियड के अंदर
जल्दी से बताएं क्या क्या चीजें डिस्कस करी गई थी। 6th to 4th सेंचुरी बीसी का ये टाइम था। मैं कमेंट सेक्शन आपके पढ़ता रहूंगा, आप आंसर करते रहिएगा। यहां पर हमने देखा ट्राइब सिस्टम जो है उससे हटकर हम जनपद की तरफ जा रहे हैं और महाजनपद की तरफ जा रहे हैं। कुछ जनपद महाजनपद के नाम मुझे जल्दी से बताइए। ट्रेड के लिए पीस होना जरूरी है, भावना ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ओके। एवरी टाइम फ्रेम वॉज डिफिकल्ट सर, ओके ठीक है। यहाँ पे लिखा है सोनू तिवारी ने अंगुतर निकाय, ओके ठीक है। यहाँ पर जो आपकी बुद्धिस्ट की बुक थी कौशल मथुरा लिखा है यहाँ पे राजेंद्र ने। चलिए करेक्ट आंसर है यहाँ पे मत्स्या वत्सा कौशला, देख लीजिएगा और इसमें कैपिटल जरूर याद रख लीजिएगा। देन राइज ऑफ मगध एम्पायर एंड किंग्स, यहां पर आपको दिखाई देगा अलग अलग टाइम पर अलग अलग डायनेस्टीज आएंगी। हरियंका डायनेस्टी के कौन कौन से रूलर्स थे जल्दी से बताएं। 3 रूलर्स थे, बैक टू बैक नाम बताइए उनके हरियंका के। बाऊ करके याद रखिएगा इसे। बिंबसरा थे आपके। क्या क्या इनकी खास बातें थी वो भी देखा था। मैरिज अलायंस बनाते थे, अंगा को अटैक नहीं किया था, राजगृह को कैपिटल बनाया था। फिर इनके बेटे आए जो कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जिन्होंने चलाई, अजात शत्रु। फिर उनके बेटे उडायन आए, ठीक है। फिर आती है आपकी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी ज्यादा टाइम रूल नहीं कर पाती है, उनको किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है, नंदा डायनेस्टी के द्वारा। नंदा डायनेस्टी के पहले रूलर कौन थे बताइए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायनेस्टी थी। इन्होंने काफी ज्यादा प्रोस्पेरिटी फैलाई। अनुराग ने वैसे करेक्ट आंसर किया, BAU लिख दिया है। शिपुई ने भी करेक्ट आंसर किया है। चलिए तो यहां पे महापद्म नंदा जो थे ये यहां पर फाउंडर है। धनानंद इनके भाई थे और ये चाणक्य की बेइज्जती करने के बाद इनको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराकर हटाया जाता है। फिर हमने देखा सिग्निफिकेंस प्री मौर्यन डायनेस्टी के अंदर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यूनिफिकेशन हो रहा था पहली बार। छोटी छोटी किंगडम्स नहीं थी, एक बड़ी किंगडम हमें देखने को मिल रही थी। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोइनेज सिस्टम आ चुका था, बार्टर सिस्टम जा चुका था, ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही थी। सोसाइटी एंड कल्चर के अंदर भी जो है यहाँ पर कास्ट बेस्ड सोसाइटी, बकवास सिस्टम, ये सब चीजें आनी शुरू हो गई थी। रिलीजन डेवलप कर रहा था और रिलीजन भी 2 तरीके का, ब्राह्मणिज्म वाला और हेट्रोडॉक्स टाइप का। कॉइनेज सिस्टम आ चुका था, न्यूमिस्मेटिक आर्ट, पोट्री जो थी ग्लोसी टाइप की यहां पर बनाई जा रही थी। रिलीजन के अंदर ब्राह्मणिज्म का डोमिनेशन चल रहा था। एग्रीकल्चर के अंदर भी हमने देखा कि यहां पर फार्मर जो थे ब्राह्मणिज्म से उनके सेक्रीफाइसेस ज्यादा खुश नहीं थे, वो जैनिज्म से भी खुश नहीं थे, क्योंकि जैनिज्म कहता था कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो उनके लिए ओनली ऑप्शन जो बचता था वो बुद्धिज्म का बचता था। फिर यहां पर आके करेंसी सिस्टम आया और इसके बाद वैश्या का स्टेटस बढ़ने लगा और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमें ऑल्टरनेटिव रिलीजन चाहिए। प्रॉपर्टी पोजेशन की वजह से भी पीपल वर नॉट हैप्पी, वॉर एंड वेस्टेज की वजह से वैश्यास वर नॉट हैप्पी, एंड दैट्स व्हाई दे वर डिमांडिंग कि भाई ब्राह्मणिज्म को हटाओ, बुद्धिज्म को लेकर आओ। सोशल इनइक्वालिटीज की वजह से शूद्रास वर सेइंग ब्राह्मणिज्म को हटाओ, ठीक है। यहां पर 10 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, 1 बाय 1 इजी क्वेश्चन होने वाले, डोंट वरी अबाउट इट। लेक्चर ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्री मॉडर्न पीरियड। प्री मॉडर्न पीरियड के बारे में पूछे, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। यहां पर इट वाज अ पीरियड ऑफ 6th to 4th सेंचुरी BC हो सकता है। वेरियस जनपद जो थे इस टाइम पर आने शुरू हो गए थे एंड मेनी जनपद जो थे वो रिवर सिस्टम के आसपास ही डेवलप हुए थे। बताएं, 10 सेकेंड का टाइम आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा। क्या लगता है आपको 3 में से कौन सी स्टेटमेंट आपको ठीक लग रही है। सोनू कह रहे हैं डी, बाकी लोग बताइए क्या लगता है आंसर क्या होगा। यहाँ पे रूपम ने डी कहा है, भावना ने भी डी कहा है, राजेंद्र ने भी डी कहा है, सोनू तिवारी डी पहले ही कह चुके हैं, शिपुई और अनुराग ने भी डी कहा है। बिल्कुल ठीक है, इजी क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था जो भी एम्पायर्स थी, किंगडम्स थी, नदी के पास ही क्यों बनती थी, ठीक है। वो लोग रिवर के पास ही क्यों रहते थे, क्योंकि पीने के लिए पानी है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए पानी है, और क्या चाहिए, खाना पीना आपका हो गया उस टाइम पर, बाकी हट वगैरह तो आप अपने आप ही बना लोगे, रोटी कपड़ा मकान चाहिए आपको मिल जाएगा वो नदी के पास। और वेरियस जनपद इस टाइम पर आ रहे थे। डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए ये आपको मैप के अंदर भी दिखाई देगा, ये जो आपका गंजेटिक बेसिन या इंडस बेसिन वाला रीजन है वहीं पर ही आपको ज्यादातर ये दिखाई देंगे। नेक्स्ट, अंगुतरा निकाय इज क्या है, ये कोई हिंदू बुक है, बुद्धिस्ट बुक है, जैन बुक है, या फिर नन ऑफ द अबव, बताएं। इसके अंदर, इस बुक के अंदर बताया गया है कि जनपद जो थे वो एग्जिस्ट किया करते थे अराउंड 600 BC, ठीक है। तो ये एक सोर्स है जिसके थ्रू हमें पता चला कि इस टाइम पर जनपद एग्जिस्ट किया करते थे। करेक्ट आंसर क्या होगा, पीछे बताया था मैंने आपको, यस, यहां पे रूपम ने करेक्ट आंसर किया है, इट इज अ बुद्धिस्ट बुक। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है करेक्ट कौन सा मैच कर रहा है। यहां पर
सुरसेना, वैशाली, कोसला, अयोध्या, मगध, उज्जैनी। बताइए। 10 सेकंड का टाइम शुरू कर देता हूं। लेफ्ट साइड में लोकेशंस हैं, फिर आपको कैपिटल्स भी दी गई हैं। देखिए यहां पर इसके अंदर आंसर बताएं। थर्ड का आंसर भावना ने डी दिया है, बाकी लोग बताइए। सुरसेना, मथुरा, कोसला, श्रवस्ती, विदेहा, कपिलवत्सु, मगध, राजगृह। ठीक है, तो यहां पर तो आपको कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताएं। व्हाट विल बी द आंसर? डी। तो यहाँ पे राजेंद्र ने भी वैसे और रूपम ने भी डी दे दिया, अनुराग ने भी डी दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ मगध एम्पायर? मगध एम्पायर के पास ऐसी कौन कौन सी एडवांटेजेस थी जिसके बारे में आज हमने जिक्र किया है? बताएं किस चीज की एडवांटेजेस थी। याद करिए मैंने आपको नाव का एग्जाम्पल दिया था। मगध राजगृह सोनू ने लिख दिया है, बढ़िया। राजेंद्र कह रहे हैं फोर्थ का डी होगा, सोनू भी डी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आयरन डिपॉजिट भी था, ट्रेड भी था, गेंजेटिक बेसिन, यही सभी चीजें हमने डिस्कस करी थी कि आपको ये सारी चीजें मगध एम्पायर के पास मिल जाएंगी। आयरन डिपॉजिट से क्या बनाए जाते थे? टूल्स बनाए जाते थे, और आयरन डिपॉजिट से ही वेपन्स बनाए जाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने यहां से आगे बढ़ते हुए डिस्कशन किया था नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपको इन तीनों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगाना है। बिम्बसरा, अजात शत्रु एंड उड़ाइये। बताइए ये तीन किंग आए थे जिन्होंने मगध को सबसे पहले रूल किया था, किस डायनेस्टी से थे वो नाम भी मुझे बताइएगा, और यहां पर इसका आंसर भी मुझे बताइएगा। क्या लगता है? फिफ्थ का राजेंद्र ने तो ए कर दिया आंसर, सबसे पहले आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रूपम भी ए कह रहे हैं, सोनू भी ए कह रहे हैं, भावना ने 1 2 3 लिख दिया, ओके। बाऊ भी लिख दिया, चलिए बढ़िया। बाऊ करके याद कर सकते हैं, बिम्बसरा, अजातशत्रु एंड उड़ाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, और दिस इज वंस अगेन मिशन यूपीएससी 2022। आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइव हिस्ट्री क्लास से भी है। सो दिस इज द बेस्ट कोर्स वी है मिशन यूपीएससी 2022, और 200 डेज का जो कोर्स है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस जो है उसका मटेरियल जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे जो वीडियो क्लासेस है वो आपकी रहती हैं, लाइव क्लासेस तो हैं, देयर आर रिकॉर्डेड कोर्सेज ऑल्सो, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहा है नंदा डायनेस्टी को लेकर, पूछा गया नंदा डायनेस्टी को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। ये एक क्षत्रिय डायनेस्टी थी। दे रिप्लेस शिशुनाग डायनेस्टी। दे एक्सपेंडेड देयर एम्पायर इन द नॉर्दर्न इंडिया। उन्होंने क्या किया? अपनी एम्पायर को नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक्सपेंड किया। 10 सेकंड का टाइम देता हूं आपको, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है आंसर? हरियंका डायनेस्टी लिख दिया अनुराग ने, वैसे बहुत बढ़िया अनुराग, करेक्ट आंसर है। सोनू ने यहां पर सी लिखा है, ओके। बाकी लोग अग्री करते हैं सोनू से। यहाँ पे रूपम ने, शिपुई ने भी सी लिखा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। इट वाज अ नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, इसी वजह से क्या कहा जाता था? एक रात कहा जाता था, दैट इज स्लेयर ऑफ क्षत्रिय। ठीक है, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी ठीक है, सी यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक रथ। एक रथ का जो टाइटल था वो किसको दिया गया? बताइए, एक रथ का जो टाइटल है वो किसको दिया गया? यहां ये वही व्यक्ति होंगे जिन्होंने नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी को शुरू किया था, ये मैं आपको हिंट दे देता हूं, बाकी आप बताएं। एक रथ किसने शुरू किया, या टाइटल किसको दिया गया? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसी डायनेस्टी को शुरू किया। यस, बिल्कुल सही, रूपम, भावना, सोनू। इट इज महापद्म नंदा। ठीक है, महापद्म नंदा के भाई कौन थे? धनानंद। नेक्स्ट यहां पे बी हमारा आंसर हो जाएगा। बी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, और पूछ रहा है चाणक्य साइडेड विद चंद्रगुप्त मौर्य। पहली स्टेटमेंट, ही प्लॉटेड टू डिफीट धनानंद, हो सकता है। धनानंद वाज अ सक्सेसफुल रूलर, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या डिस्कशन हुआ हमारा इसके बारे में। वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। बताइए क्या लगता है? चाणक्य के और दूसरे नाम कौन कौन से थे वो भी बताइएगा।
सोनू कह रहे हैं एट्थ का आंसर होगा ए, रूपम डी कह रहे हैं, महापद नंदा लिखा है अनुराग ने, ओके। भावना ने ए लिखा है, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि आप लोगों ने ए आंसर किया है, बट मैंने आपको बताया था कि देखिए अदरवाइज डिसरिस्पेक्ट करना किसी को, देखिए सक्सेसफुल होना और डिसरिस्पेक्टफुल होना ये दोनों अलग अलग चीजें। क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति सक्सेसफुल है बट ही इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल? क्या ये हो सकता है? देर इज अ किंग जो कि सक्सेसफुल है, इवन आप कैंडिडेट देख लीजिए, एक आईएएस कैंडिडेट है, वो काफी सक्सेसफुल है, जो भी मॉक टेस्ट देता है उसमें 200 में से 150 का स्कोर करता है, बट वो डिसरिस्पेक्टफुल है। क्या ये हो सकता है? क्या लगता है आपको? और दूसरी तरफ एक कैंडिडेट है जो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, रिस्पेक्टफुल है, बट एट द सेम टाइम अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है, स्कोर उसका काफी कम आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति सक्सेसफुल हो लेकिन वो डिसरिस्पेक्टफुल हो? बताएं, बिल्कुल लॉजिक यूज करिएगा, इमोशंस में मत जाइएगा। क्या आपने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो लाइफ में तो सक्सेसफुल है लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है? आपको लगता है ना यार, पता नहीं यार ये बंदा ये कैसे बन गया, कई बार लगता है ना ये चीज, ठीक है। तो ये वही चीज थी बेसिकली, बंदा जो था एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा था। आप तुगलक को देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप नॉच था। औरंगजेब को देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप नॉच, लेकिन जहां रिलीजियस पॉलिसी की बात आती है जीरो। तो ऐसे लाइफ में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो एक एरिया में बहुत अच्छे होंगे और दूसरे एरिया में बिल्कुल जीरो होंगे, और ये व्यक्ति भी वैसे ही थे। धनानंद वैसे सक्सेसफुल थे काफी, इनके टाइम में बहुत ज्यादा विकास हुआ, बहुत ज्यादा जो मगध है वो बढ़ा, लेकिन रिस्पेक्टफुल नहीं थे। तो ये तीसरी स्टेटमेंट, धनानंद वॉज सक्सेसफुल, यस। बाकी दो स्टेटमेंट तो ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि बात कर रहा है कि बताएं तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉइन्स जो थे वो यहां पर इस टाइम पर, प्री मॉडर्न टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए। किंग को कॉइन के ऊपर दिखाया गया, लेकिन क्वीन को कॉइन के ऊपर नहीं दिखाया गया। क्या लगता है आपको? बताइए, 10 सेकेंड का टाइम देता हूं आपको, आप यहां पर करिएगा आंसर इसका। भावना के मेरा नेबर, ओके। नहीं, आपको सिविल सर्विसेज में व्हेन यू ज्वाइन ना, यू विल फाइंड सो मेनी सच पीपल। आकाश रूपम ने 9th का बी आंसर किया है, 9th का बी। 10th का भावना ने लिखा, 9th लिखना चाह रहे थे शायद, बी। ठीक है, यहां पे मैं आपको कॉइन्स दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए किंग है, किंग को एक हॉर्समैन के तरीके से दिखाया है। किंग को दिखा रखा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो शेरों का शिकार कर रहे हैं। किंग एंड क्वीन दोनों को दिखाया है, और यहाँ पे पीकॉक को दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉइन्स थे वहां पर, बिल्कुल थे। राजा को दिखाया था, बिल्कुल दिखाया था। क्या रानी को भी दिखाया था? हाँ, रानी को भी दिखाया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड सेंटर वैशाली हमने देखा था, कहां पर लोकेट करता है बताइए। मैंने आपको कुछ ट्रेड सेंटर्स दिखाए थे जब भावना ने नया नया ज्वाइन किया था, पहली स्लाइड थी उनकी। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, जल्दी से बताएं मुझे। ट्रेड सेंटर्स में आपको दिखा रहा था, और मैंने कहा था इसको अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बताइए, ट्रेड सेंटर्स कहां पे लोकेट करता है वैशाली? बिहार लिखा है, रूपम ने भी, सोनू ने भी, राजेंद्र और भावना ने भी, बिल्कुल सही है। ए यहाँ पर हो जाएगा आंसर। जल्दी से आपको 2 मिनट के अंदर रिवाइज करा देता हूँ सारे क्वेश्चन, और फिर हम चलेंगे अपने मार्क्स के ऊपर, टॉपर के ऊपर। जल्दी से मुझे बताएं, प्री मॉडर्न पीरियड के अंदर कौन सी रिवर के आसपास काफी सारी सिटीज डेवलप हुई थी? जनपद थे काफी सारे 6 to 4 सेंचुरी बीसी में, लेकिन नदी का नाम बताइएगा मुझे। फिर हमने देखा था अंगुत्तरा निकाय कौन से रिलीजन से आता है? बुद्धिस्ट बुक है जिसके अंदर जनपद के बारे में नॉलेज दी गई थी। फिर हमने यहाँ पर देखा अलग अलग कैपिटल्स और अलग अलग लोकेशंस को लेकर, मैंने आपको एक स्लाइड यहां पर दिखाई थी। उसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ कि मगध एम्पायर के आसपास क्या था। यहां पर गंगा बेसिन, गंजेटिक बेसिन, ट्रेड और आयरन डिपॉजिट थे। और यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, गंगा नदी के आसपास, ना कि इंडस नदी के आसपास, ठीक है। फिर हमने डिस्कशन किया यहां पर, बाऊ को याद रखिएगा, पहले कौन से राजा है, फिर कौन से राजा है, नाम बताइए जल्दी से मुझे एक सीक्वेंस के अंदर। देन हमने डिस्कशन किया नंदा डायनेस्टी को लेकर, क्या ये क्षत्रिय डायनेस्टी थी, यस और नो, बताइएगा। यहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी को इन्होंने रिप्लेस किया था और अपनी जो एम्पायर है उसको नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक्सपेंड किया था, जैसे आप यहाँ पर मैप के ऊपर इतनी बड़ी जगह पर देख सकते हैं। फिर एक रथ का टाइटल किसको दिया गया था? महापद्म को, ध्यान रखिएगा। नो आप लोगों ने आंसर किया, विच इज द करेक्ट आंसर। एक रथ मतलब जो क्षत्रिय को खत्म करे, उनको रिप्लेस करे, ठीक है। फिर हमने यहां से आगे बढ़ते हुए देखा चाणक्य ने किसकी साइड ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य की, और धनानंद के अगेंस्ट में। धनानंद सक्सेसफुल थे, यस और नो, बताइए। फिर बताइए, धनानंद रिस्पेक्टफुल थे, यस और नो।
तो दोनों का आंसर आपको करना है। दोनों चीजें एक व्यक्ति में हो भी सकती हैं, दोनों चीजें एक व्यक्ति में नहीं भी हो सकती, और हो सकता है दोनों में से एक चीज एक व्यक्ति के अंदर हो। कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, बिल्कुल। क्या उस पे किंग थे? यस थे। क्या क्वीन थे? क्वीन भी उसके ऊपर थे। यहां पर आप लोगों ने यस आंसर किया पिछले क्वेश्चन का, बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था वैशाली कहां पर है? बिहार में। आप लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया इसका भी। और यहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने टॉपर्स का। बताइए टॉपर्स कौन कौन है आज? स्कोर बताइए। भावना ने 9 का स्कोर किया है, बढ़िया। इवन तो लेट ज्वाइन किया था उसके बावजूद भी। यहाँ पे रूपम का 10 का स्कोर है, सोनू ने 9 किया है, और राजेंद्र का 7 का स्कोर है। तो रूपम जो है उन्होंने 10 on 10 का स्कोर किया, बहुत बढ़िया। और राजेंद्र 7 है, अनुराग 8 पर है, शिपुई भी 8 पे है। चलिए स्कोर ओवरऑल अच्छा है क्योंकि 6 से ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर टॉपर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। यहाँ पे रिपीटेड रिवीजन रिक्वायर्ड सिट फॉर इन्फॉर्मेशन टू स्टे इन ब्रेन। यस, यहाँ पे देखिए वैसे भी हिस्ट्री को लेकर नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं यही कहूंगा कि मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, फिर भूल जाएंगे एक रात क्या थे, महापदम नंदा के पास कौन आया था, BAU का क्या मतलब है। तो इसके लिए रिवीजन आपको करनी पड़ेगी। नोट्स आपकी जो स्लाइड्स हैं वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर ऑटोमेटिकली डाल दी जाएंगी, इवन टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दी जाएगी, ताकि चाहें तो आप वहां से भी ले सकें। ठीक है, चलिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी और आपके डैशबोर्ड के अंदर भी 24 आवर्स के अंदर अपलोड हो जाएगी। वहां पर आप ये नोट्स जो होंगे वो भी देख पाएंगे, जो नोट्स मैंने बनाए हैं आपके याद रखने के लिए, ताकि आप इस चीज को याद रख सके। ठीक है, चलिए आप ये वीकेंड को अच्छे से इंजॉय भी करिएगा। कल आपको जो सेशन है वो मिलेगा, एक क्लास मिलेगी। वैसे आपने तो जो क्लासेस है कुछ देखी ही होंगी। एक एंशियंट इंडिया की क्लास जो है वो कल आएगी यूट्यूब के ऊपर, दैट विल बी द ओनली क्लास। और फिर संडे को आप वेट करिएगा, संडे को आपके 2 मैराथन सेशंस आएंगे और उनको आप अच्छे से देखिएगा यूट्यूब के ऊपर, उसको अच्छे से करिएगा। मॉक टेस्ट भी आपका संडे को अवेलेबल हो जाएगा, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट। भावना कह रहे हैं सर पॉसिबल टू शिफ्ट टाइमिंग फ्रॉम 9 to 6। भावना 9 to 6 नहीं किया जा सकता। उसका रीजन ये है कि 6 बजे ऑलरेडी मेरी लाइव क्लास होती है, और वो टेक्स्ट बुक के ऊपर होती है, करंट अफेयर्स की क्लास, जहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ मतलब कोर्स हमारा काफ़ी आगे चल रहा है, और इस वजह से टाइम 9 to 6 नहीं शिफ्ट हो सकता। लेकिन हाँ, आप मुझे कुछ और ऑप्शन दे सकते हैं, मैं फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बैक टू बैक काफ़ी सारी क्लासेस है। फिर भी अगर आपको लगता है भावना, आप मुझे 2-4 ऑप्शन दे दीजिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा मुझे, और फिर मैं देखता हूँ उसमें से अगर टाइम चेंज किया जा सके मेरी साइड से तो। ठीक है, बाकी तो ये जो टाइम है इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है, आप मेरे को बता दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, आप एक क्लास का टाइम शिफ्ट करोगे तो फिर 4-5 क्लासेस के थोड़े थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, तभी बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उस चीज़ के लिए फिर उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनके भी प्री कमिटमेंट्स होते हैं। बट स्टिल आई एम सेइंग कि आप मेरे को अपने ऑप्शंस बता दीजिएगा। चलिए, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर।